हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक से हम जानेंगे। ये हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन का रहेगा, जिसके अंतर्गत हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है, और इसके अलावा जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करते हैं, तो उसके लिए हमारे जनरली 3 मेथड हमारे पास आते हैं, जिसमें से हम पहला जो मेथड है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी द्विघात समीकरण, ये क्या होता है? द्विघात समीकरण। तो यहाँ हमारे पास एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, समीकरण। तो इसके लिए आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि समीकरण क्या होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अलग से समझने का प्रयास करते हैं कि जो समीकरण होती है वो हमारे पास आती है, ठीक है। वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार से टर्म देखने को मिलती है। वहाँ पर आपके पास चर भी होते हैं, वहाँ आपके पास अचर भी होता है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर कोई भी है समीकरण बनती है। कैसे बनती है ये देखिए, हमारे पास हमने लिया 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक समीकरण को शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें हमारे पास दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, दो पक्ष हैं, ठीक है। और जिसमें हमारे पास दो पक्ष होते हैं, सीधी सीधी बात बोलो तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि वो एक इक्वेशन को शो कर रहा है। इक्वेशन मतलब एक समीकरण को बता रहा है वो, ठीक है। तो समीकरण के लिए हमें क्या पता होना चाहिए पहले कि समीकरण होती क्या है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि बराबर का चिन्ह वहाँ पर देखने को मिलेगा, और चर और अचर भी आपको साथ में पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो वो हमने प्रीवियस वीडियो जो पॉलिनोमियल हमने वहाँ पर डिस्कस किया था बेसिक में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये जो अक्स है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है और जो फिक्स नहीं है, ठीक है, यानी वो समय समय पर बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, तो वो जो होता है उसे बोलते हैं चर। तो ये अक्स है वो एक चर को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक अक्स चर आया, जबकि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्या है? इक्वेशन है। बट यहाँ पर कितने चर हैं? यहाँ पर हमें दो चर देखने को मिल रहे हैं, एक x है एक y है, ठीक है। तो अभी जो हम फिलहाल जिसका अध्ययन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम जो करेंगे उसमें हमारे पास जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा, वो एक ही होगा। चाहे x ले लो, चाहे y लो, चाहे t लो, आपके पास कुछ भी आ सकता है, XYZ। तो ये आपके पास कोई भी इक्वेशन आती है। अब देखना यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो आपको पहले क्या देखना है कि वो समीकरण है या नहीं है। तो वो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दिया है कि वहाँ पर आपको इक्वल का साइन देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि द्विघात। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के अंदर भी द्विघात पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि द्विघात का मतलब क्या होता है। द्विघात का मतलब होता है कि वहाँ पर घात कितनी है? दो घात हैं, ठीक है। दो घात है, इसका मतलब क्या हुआ? दो घात किसकी देखनी है? क्या यहाँ पर ये मैंने ऐसे लिख दिया 3² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है? वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी वो एक इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 का स्क्वायर बोलोगे तो 9 प्लस 2, तो ये हमारे पास 11 हो गए, जो कि एक नंबर है, एक अचर राशि बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि द्विघात, दो घात होगी, दो घात किसकी होगी वो आपको पता होना चाहिए। तो जो चर होगा, जो वेरिएबल होगा, उसकी जो घात है वो भी मैक्सिमम घात, कितनी? मैक्सिमम घात आपको देखनी है कि वो 2 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा सिंपली बोलूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि एक ऐसी समीकरण,
एक ऐसी समीकरण जिसमें जो अज्ञात राशि है, कौन सी अज्ञात राशि बोलूं तो जिसे आप क्या बोल सकते हो, चर या वेरिएबल। ऐसी समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात कितनी देखने को मिलेगी, अधिकतम घात 2 होती है। वो कौन सी समीकरण कहलाती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहलाती है। ये बात आपको नोट करनी है, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने ये लिख दिया 3x + 1 = 0। तो पहले आप यहाँ पर चेक करोगे कि ये एक समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए आप देखोगे कि बराबर का चिन्ह यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो ये एक समीकरण को शो कर रहा है। फिर आप किस पर जाओगे कि जो अज्ञात राशि यानी चर है, यहाँ पर आपको अक्ष देखने को मिल रहा है, तो उसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तब आप क्या बोलोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो द्विघात समीकरण है। जबकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे बोलेंगे रेखीय समीकरण। क्या बोलेंगे, रेखीय समीकरण। तो जनरली हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक ये बोल सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन होती है, ठीक है, कोई भी समीकरण का निर्धारण उसकी डिग्री से किया जाता है, डिग्री से किया जाता है। कोई भी आपके पास इक्वेशन आ रही है, तो वो कौन सी इक्वेशन है वो आप कैसे बताओगे, उसकी घात से बताओगे, उसके डिग्री से बताओगे। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि इसकी घात यहाँ पर कितनी थी, मैक्सिमम पावर 1 थी, इसलिए हमने कहा कि ये एक रेखीय समीकरण है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चेंजमेंट कर देता हूँ। 3x + 2 = 0, ये हमारे पास होगा एक रेखीय समीकरण का एग्जाम्पल समझने के लिए था। जबकि हम किसको पढ़ रहे हैं अभी, द्विघात समीकरण को, तो उसके लिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर x² + 2x + 1 = 0। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल भी देखने को मिल रहा है, ये एक समीकरण भी है, इक्वेशन भी है। यहाँ पर वेरिएबल x आ रहा है, उसकी मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 मैक्सिमम पावर है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको कितनी देखने को मिल रही है, अधिकतम 2 देखने को मिल रही है। तो किसी भी समीकरण का निर्धारण उसकी जो डिग्री है उससे किया जाता है, उसकी डिग्री से उसको डिफाइन किया जाता है किसी भी समीकरण को। ये बात आप याद रखना, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ रही है तो उसकी डिग्री हमने ली, देखो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो हमारे पास 1 आई, ठीक है। तो डिग्री से हम डिफाइन का मतलब यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो द्विघात समीकरण आ रही है उसमें आपको वेरिएबल देखने को मिल रहा होगा कि x आ रहा है, जो y आ रहा है, जो भी x y z, तो जो वेरिएबल आ रहा है उसकी हम वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो जितनी डिग्री होगी उस आधार पर हम बताएंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो डिग्री 1 होगी तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन को बोलेंगे रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे, लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 होगी तो उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। घात 3 होगी, डिग्री 3 होगी तो उससे क्या बोलेंगे, क्यूबिक समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। त्रिघात समीकरण, उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अभी हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि हमने ये बोला कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम उसकी डिग्री से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण होगी,
उसकी जितनी पावर, यानी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो द्विघात समीकरण है उसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो जितनी कोई भी इक्वेशन लो आप, चाहे वो रेखीय हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, ठीक है, वो उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही क्या होंगे, उस वेरिएबल की वहाँ पर वैल्यू आएंगी। जो भी वेरिएबल होगा उसकी उतनी वहाँ पर क्या आएंगी, वैल्यू आएंगी, और उसको एक अलग से नाम दिया जाएगा। वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इनको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको हम आइडेंटिफाई तो कर लेंगे कि वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डिग्री यदि 2 है तो वो एक क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे बता पाएंगे वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर आता है कि इसकी कोई ना कोई तो जनरल फॉर्म होगी ना, कि जिस आधार पर हम जनरली देखते ही बता पाएँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। और इसको आगे कैसे सोल्विंग करते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं कि कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण है तो उसकी एक जनरल फॉर्म आती है। क्या आती है, उसकी एक जनरल फॉर्म आती है। वो क्या है समझना, जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम पावर कितनी देखने को मिलेगी। तो आप कहोगे कि हमने वेरिएबल लिया x, उसकी मैक्सिमम पावर आपको 2 देखने को मिलेगी। मिनिमम आओ या नहीं आओ वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 1 वाला भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया कि वो भी आ रहा है, ठीक है। और प्लस में कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आ गया तो अच्छी है, नहीं आया तो वहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। हमने मान लिया कि वो कांस्टेंट c है, इज इक्वल टू 0। इक्वल क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक समीकरण है, ठीक है। अब इस फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो भी हमारे पास यहाँ पर पद आ रहा है, टर्म आ रहा है, इसके गुणांक में कोई भी हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। नहीं मिलेगा तो 1 होगा और साथ में मिल जाएगा 2, 3, 4 कुछ भी इसके गुणांक में मिल सकता है। तो हमने मान लिया कि a है, ठीक है। और x के भी मिल सकता है तो हमने मान लिया कि वो b है। और यहाँ पर ये कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, उसके लिए हमने मान लिया c है। तो ये एक हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन जाती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सुनना बात को यहाँ पर ध्यान से आप, ax², देखो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा होगा कि ये एक समीकरण है क्योंकि इक्वल का साइन दिख रहा है आपको, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक कंडीशन आपको बता दूं कि मैंने a इज इक्वल टू 0 रख दिया। कितना, a इज इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से इसके इनटू में ये a है मतलब 0 है, तो ये पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये फॉर्म ही खत्म हो गई, यानी a इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। यदि a इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये पद पूरा ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओनली बच जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो कि क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, रेखीय समीकरण बन जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर ये फॉर्म रेखीय समीकरण के लिए नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कंडीशन बनती है। आप समझना बात को ध्यान से, ये आती है इसकी जनरल फॉर्म, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमारे पास आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, t आ रहा है, जो भी, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। और उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उसका मान निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर x है तो उस x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो जो x का मान आएगा वो उसकी डिग्री से डिफाइन होगा। मतलब क्या है कि यदि हमने देखा कि रेखीय समीकरण होती है, वहाँ पर x की वैल्यू 1 आती है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी।
त्रिघात क्यूबिक जो इक्वेशन होती है वहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो वहाँ पर क्या आएंगी आपके पास 3 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ रूट्स जो अक्स की वैल्यू आएंगी, ठीक है, जो अक्स की वैल्यू आएंगी उन्हें क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे उन्हें। ठीक है, मूल, रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मूल आएंगे ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री, कि उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही क्या होंगे, रूट होंगे, उस इक्वेशन के उतने ही क्या होंगे, रूट होंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर, उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स की संख्या कितनी होगी, 2 होंगी। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास अक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो जो अक्स की वैल्यू आएंगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मूल, उसे बोलेंगे रूट। ठीक है, तो हम मूल कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए ये नहीं बोलेगा आपको कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, नहीं, वो कहेगा कि इस द्विघात समीकरण के आपको क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे वो बताइए। ठीक है, तो उसके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मूल बताने के लिए हमारे पास कुछ मेथड आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, जो मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है वो आता है आपका फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। ये हमारे पास आता है पहला मेथड, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। ये क्या बोलती है, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। हमने एग्जांपल लिया कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, पहले हमें ये चेक करना है कि ये एक समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने पर पता चल रहा है कि ये एक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या देखना है, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये बोल सकते हैं कि एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमें क्या बोलेगा, इसके मूल ज्ञात करो, इसके रूट ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला मेथड है कौन सा है, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे अप्लाई होती है उसको देखना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद है, एक्स का पद है और यहाँ पर एक कांस्टेंट है, यानी 3 पद आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो किस प्रकार से हमें सोल्व करना है, इसके लिए मैं आपको ये पहले सिंपली बता देता हूँ कि आपको कैसे सोल्व करना है, एक शॉर्ट तरीके से। फिर मैं इसकी स्टेप आपको नोट करवा दूंगा कि किस स्टेप को फॉलो करते हुए आप इसके आसानी से रूट ज्ञात कर सकते हो। तो पहला पद ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये एक्स का है और ये कांस्टेंट है। तो आपको पहले किस पर फोकस करना है, जो एक्स का है। ठीक है, जो भी यहाँ पर एक्स आ रहा है या फिर वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, कोई भी टी का पद आ सकता है। ठीक है, तो आपको पहले किस पर फोकस करना है, जो ए घात वाला है। ठीक है, उस पर फोकस करना है, जो कि आपको मिड में भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ लास्ट में मिल सकता है या स्टार्ट में भी मिल सकता है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपके पास 7x है, इसके आपको देखो क्या करना है, फैक्टर मेथड, यहाँ पर गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या है समझना बात को, फिर आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते हो। गुणन का मतलब क्या है, गुणा की फॉर्म में, गुणा। ठीक है, प्लस क्या बोल सकता हूँ, खंड का मतलब होता है टुकड़ा करना, यानी यहाँ पर हमें टुकड़े करने हैं। और किस फॉर्म में टुकड़े करने हैं, गुणा की फॉर्म में टुकड़े करने हैं। यानी यहाँ पर हमें टुकड़े करने हैं, किसके करने पड़ेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर आपको फोकस करने को बोला है ना 7x, इसके करने हैं।
ठीक है, किस प्रकार से करोगे वो समझना बात, वो मेन है। तो यहाँ पर 7x आपके पास है, तो 7x को आपको ऐसे ब्रेक करना है, इस 7x को ऐसे आपको ब्रेक करना है कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये आना चाहिए, यानी इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए x स्क्वायर और 12। तो x स्क्वायर और 12 का किया तो आपके पास 12x स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसको आप ऐड करो या माइनस करो, तब आपके पास 7x ही आना चाहिए। समझ रहे हो? समझना, दो बात मैंने बताई है यहाँ पर कि इस 7x के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि इसको इनको दो संख्याओं में इस प्रकार से तोड़ना है, ब्रेक करना है कि उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 12x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और उसको जोड़ो या फिर घटाओ तब आपके पास क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। और इस 7x का जैसा चिन्ह है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर समझना, देखो 7x का आपको क्या करना है, टुकड़ा करना है। तो देखना, एक तो हमारे पास क्या हो गया, 6 और 1 हो गया, ठीक है। 6 और 1 हमारे पास 7 हो जाएंगे, बट इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो आपके पास 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दूसरा यहाँ पर रखोगे तो आपके पास 3 और कितना आ गया, 4 आ गया। 3 और 4 में क्या हो रहा है, इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास 7 आ रहा है, ठीक है। और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12 आ रहा है। मतलब ये दोनों क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 और 4 यहाँ पर लिए, तो हमारे पास देखो यहाँ पर कितना आ गया, हमने x स्क्वायर का पद पहला जो है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, इसको ऐसा का ऐसा रखना है, ठीक है। परिवर्तन किस में किया है, 7x। 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x और 4x, कितना लिख सकते हैं, 3x प्लस 4x। इसमें भी हमने कोई परिवर्तन किया है, नहीं किया है, इसको भी ऐसा का ऐसा रख दो, बराबर 0 लगा दो। तो आपको क्या करना है, पहले जो मेन काम है वो यही है कि जिसको आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर टुकड़े सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको मल्टीप्लाई करके या जोड़ के घटा के देख लेना है कि परफेक्ट ये आ रहा है क्या, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर कितने पद आ गए हैं, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 पद आ गए। इनमें आपको क्या करना है, 2-2 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 2 का ये बन गया और 2 का ये बन गया। इसमें से आपको क्या करना है, फिर कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन किस प्रकार से लेना है, देखो x स्क्वायर प्लस 3x है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आपके पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x बच गया, प्लस इसमें से x कॉमन आया तो 3 बच गया, ठीक है। अभी आगे इसमें कॉमन लेना है, प्लस इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि x तो कॉमन आएगा नहीं, 4 कॉमन आया तो यहाँ पर तो x बच गया। इसको 4 से डिवाइड किया 12 को तो आपके पास 3 बच गया, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर नोट करने लायक है, वो क्या है कि यहाँ पर जो ये दोनों कोष्टक में आपके पास आ रहे हैं, जब आप कॉमन लोगे तो जो कोष्टक में आपके पास x प्लस 3 और x प्लस 3 आ रहे हैं, ये जो भी आपके पास कोष्टक में आए वो क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी आपके रूट क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसके पहचान कर सकते हो कि आपके रूट सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास फिर से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, फिर से आपके पास x प्लस 3 क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो दोबारा कॉमन लो x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली x, प्लस यहाँ पर कितना आ गया, 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दो कोष्टक आपके पास x के पद है, ये किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो, यहाँ से आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगे। तो देखना यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रख दिया और एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो यहाँ पर आपके पास इससे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और इससे कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है गुणनखंड विधि, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के काम में आती है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, रूट।
तो यहाँ पर हमारे पास इस अक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी हैं। एक तो -3 और एक -4। ठीक है, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप इनको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो।